नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो वीडियोज हुए हैं उनमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन जो सत्ता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन जो सत्ता थी उस समय राजस्थान के कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने या तो सत्ता का प्रतिरोध किया है या सत्ता का सहयोग किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम राजस्थान के इन 7 शासकों के बारे में बात करेंगे। राव शेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और अपने सिलेबस में ये 7 शासकों के बारे में दे रखा है कि जो मुगल कालीन सत्ता है या कहें दिल्ली जो सल्तनत है उसके सहयोगी रहे या प्रतिरोधी, उनके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राव शेखा और हमीर चौहान के बारे में बात कर चुके हैं। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और यदि हम विक्रम संवत में यदि हम बात करते हैं तो विक्रम संवत है 1597, ज्येष्ठ का महीना है और शुक्ल तृतीया है और दिन है रविवार। इस दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें कहाँ पे हुआ तो इनका जन्म कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसी दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना है जिसको बोलते हैं कटारगढ़ या इसी को बोलते हैं बादल महल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। आगे हम बात करें इनके पिता की तो पिता थे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और माता की यदि हम बात करें तो माता है जयवंताबाई जो पाली के नरेश अखेर राज जो सोनगरा है इनकी पुत्री थी। अब महाराणा प्रताप का जो विवाह की यदि बात करें तो 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह 1557 में अजबदेव पंवार से हुआ और अजबदेव पंवार से ही इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कौन? अमर सिंह की। और अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज तिलक की। महाराणा प्रताप के राज तिलक की यदि हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो महाराणा उदय सिंह है ये इनकी एक रानी थी जिनका नाम था धीरबाई, उसके प्रभाव में थे और उस धीरबाई का पुत्र था जगमाल। तो धीरबाई ने उदय सिंह से अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। लेकिन जैसे ही 28 फरवरी 1572 को जिस दिन होली का तो दिन था और महाराणा उदय सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, कहे देहांत हुआ और इनका देहांत हुआ था गोगुंदा में। इसी स्थान पर महादेव बावड़ी में और इसी दिन जो प्रमुख जो सामंत है उन्होंने महाराणा प्रताप का क्या कर दिया, राज तिलक किया और जगमाल को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जनता के अच्छे सेवक थे, जनता के बारे में अच्छे विचार रखने वाले थे, जबकि जो जगमाल है ये एक अच्छा शासक साबित नहीं होता। ये इसके पहले से ही जो सामंत है वो उसके आचरण को जानते थे, इसलिए इसको अपदस्थ कर दिया और महाराणा प्रताप को क्या बनाया, शासक बनाया, मेवाड़ का शासक बनाया। आगे महाराणा प्रताप की हम बात करें कि 1570 में क्या हुआ, अकबर ने नागौर में एक नागौर दरबार लगाया और राजस्थान के सभी शासकों को उसमें आमंत्रित किया। मेवाड़ का कोई भी शासक वहां पे उपस्थित नहीं हुआ। बाकी अन्य जो शासक है वहां पे आए नागौर दरबार में और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब लगभग मेवाड़ के अलावा जितने भी अपने यहाँ पे राजपूत शासक थे लगभग सभी ने क्या कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर बड़ा बेचैन था कि किस तरीके से मेवाड़ को मेरे अधीन लाया जाए, इसलिए अकबर ने मेवाड़ को अपनी अधीनता के स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। ये चारों दल आप अच्छे से याद करें। सबसे पहले भेजा जलाल खां को, कब? नवंबर 1572 ईस्वी में। उसके बाद भेजते हैं मानसिंह जो आमेर का शासक था, जून 1573 ईस्वी में। फिर भेजते हैं भगवान दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में। उसके बाद में भेजते हैं टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में। ये चारों आते हैं, प्रताप को समझाते हैं, लेकिन प्रताप तो बहुत ही स्वतंत्रता के प्रेमी थे। तो इसलिए क्या हुए, ये सारे के सारे जो दल थे ये सारे ही प्रताप को समझाने में असफल रहे, या कहें
महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहे, असफल रहे। कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो इनका चारों का क्रम पूछ लिया जाता है, या कि कौन कौन से 4 दल थे, कब कब आए थे, उनके बारे में। तो आप इनको याद करने के लिए इस तरीके से ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, JMBT, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये चारों दल आते हैं और महाराणा प्रताप को अपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते, तो अकबर क्या सोचता है कि प्रताप को युद्ध के माध्यम से क्या किया जाए, बंदी बना लिया जाए। और ये जो विचार है, ये बातचीत जो होती है, ये होती है अकबर के किले, अजमेर के किले में। और अजमेर के किले को ही जब अपने यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय शस्त्रागार के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको मैगजीन का किला भी कहा जाता है। यहाँ पे जब ये बात हो जाती है कि महाराणा प्रताप को क्या किया जाए, युद्ध के माध्यम से बंदी बनाया जाए, तो इसलिए अकबर ने अब अपने सेनापति नियुक्त करता है, किसको, सेनापति मान सिंह को नियुक्त करता है। और इसका जो सहयोगी बनाता है, वो बनाता है आसफ खां को। ये अपनी सेना लेकर 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होते हैं। और अजमेर से रवाना होने के बाद पहला जो पड़ाव डालते हैं, वो डालते हैं भीलवाड़ा के अंतर्गत जो मांडलगढ़ स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पे लगभग 2 महीने तक रुकते हैं। और उसके बाद में जो अपना दूसरा पड़ाव है, वो डालते हैं खमनोर के पास जो मोलेला गांव है, यहाँ पर अपना डेरा डालते हैं, या कहे पड़ाव डालते हैं। ये सूचना जैसे ही महाराणा प्रताप के पास पहुंचती है, तो महाराणा प्रताप को भी युद्ध तो करना ही है, तो इसलिए वह जो अपना पड़ाव डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं, गोगुंदा और खमनोर के बीच में एक स्थान है, कौन सा, हल्दी घाटी, यहां पर आके अपना पड़ाव डालते हैं। हल्दी घाटी जो नामक स्थान है, ये बहुत ही एक तंग घाटी है, इसमें कम सेना से भी युद्ध किया जा सकता है, इसलिए महाराणा प्रताप क्या करते हैं, हल्दी घाटी के स्थान को चुनते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों की सेनाएं, किस किस की, शाही सेना और महाराणा प्रताप की जो सेना है, वो आमने सामने हो जाती है। और राजपूतों का जो पहला आक्रमण होता है, वो बड़ा आक्रामक होता है। हकीम का सूर उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे सेना का। मुगल सेना में इतना डर बैठ गया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई वहां से। राजपूतों का जो वार था, आक्रमण था, उससे इतनी घबरा के मुगल सेना भाग खड़ी हुई, वहां से जाने लग गई। लेकिन इतने में क्या हुआ, मित्र खां नाम का जो सेनापति था, उसने क्या किया, एक झूठी अफवाह फैला दी। इसके पास में रिजर्व सेना थी, रिजर्व सेना का कहें कि सेनापति था। इसने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर विशाल सेना के साथ में स्वयं आ रहा है। तो क्या हुआ, मुगल सेना का जो हौसला है वो बुलंद हो गया। और उसके बाद में फिर से युद्ध होता है। और अब जो युद्ध होता है, वो होता है कहाँ पे, रक्तताल के अंदर, जो बनास नदी का किनारे का जो मैदान है, यहाँ पे है रक्तताल। यहाँ पे अब ये क्या जगह, क्या है, लेवल है, प्लेन है, मैदान है। तो यहाँ पे मैदान के अंदर शाही सेना अच्छे से युद्ध कर पा रही है। इस वजह से ये सारे सैनिक किसको घेर लेते हैं, महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने में बड़ी सादड़ी के जो झाला मन्ना है, ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप को सैनिकों ने घेर लिया है। इस वजह से वह जाते हैं और प्रताप से विनती करते हैं कि आपका मुकुट मुझे दे दीजिए। कैसे भी करके वो प्रताप को मना लेते हैं। प्रताप को तो वहां से निकाल देते हैं और स्वयं क्या कर लेते हैं, इनका राजमुकुट धारण कर लेते हैं। सैनिक जो हैं, इनको यहाँ पे मार डालते हैं। और महाराणा प्रताप अपने जो प्रिय घोड़ा है चेतक, उसके द्वारा वहां से मैदान से जब निकलते हैं, तो बलीचा जो गांव है, वहां पर एक नाले को पार करते हुए इनका जो प्रिय चेतक है, वो क्या करता है, परलोक सिधार जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से ये हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होता है। हालांकि इस युद्ध के अंदर शाही सेना का जो उद्देश्य होता है, वो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि प्रताप को बंदी बनाना, जो बंदी नहीं बना पाते। इस तरीके से कहा जाता है कि ये युद्ध क्या रहा, अनिर्णायक रहा। अब हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात की, यदि हम बात करें, तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और छापामार युद्ध पद्धति अपना लेते हैं। और अकबर फिर उसके बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजते हैं। कब कब, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। अब शाहबाज जो खां है, ये सिर्फ केवल कुंभलगढ़ पे अपना अधिकार कर पाता है
और जो आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी जीत लेता है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से भी चले जाते हैं। अब उसके बाद में जो युद्ध होता है वो होता है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। इसमें अमर सिंह ने क्या किया, जो शाही सेना है इसको पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद में जो कुंभलगढ़ का किला जो ये हार चुके थे पहले, या कहीं मुगलों के जो अधिकार में हो चुका था, इसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। और 1585 के बाद अकबर क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वहां पे व्यस्त हो जाते हैं। और जब 1585 बाद में जब उत्तर पश्चिम की सीमा पर जैसे ही अकबर व्यस्त होता है, उसके बाद यहाँ पे 1585 से लेकर 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर जितना भी एरिया था वापस मुगलों से क्या कर लिया, मुक्त करवा लिया और अपने अधिकार में ले लिया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अब जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास संकलन किया है या लिखा है, और उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये आप अच्छे से याद करें कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को तो क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर को क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। इस तरीके से हमने बात की महाराणा प्रताप के बारे में। आगे हम बात करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में, जिन्होंने 1562 से 1581 ईस्वी तक शासन किया और इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत नायक भी कहा जाता है, या इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। कारण प्रताप जिस तरीके से कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक इसी तरीके से जो राव चंद्रसेन है इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब इनके यदि हम जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। माता थी झाली रानी स्वरूप दे और पिता थे मालदेव, जो मारवाड़ के शासक थे, कहें जोधपुर के शासक जो थे वो। और इनकी जो मृत्यु है वो 31 दिसंबर 1562 को हो गई, मालदेव की मृत्यु हो गई। जब मालदेव की मृत्यु हुई उस समय हालांकि चंद्रसेन छोटा था, या कहें इससे दो बड़े भाई और भी थे, लेकिन ये जो रानी है मालदेव से इसको उत्तराधिकारी घोषित करवा देती है। इस वजह से ये क्या बन जाते हैं, शासक बनते हैं। तो जैसे ये शासक बनते हैं तो दोनों बड़े भाई क्या हुए, नाराज हो गए, और नाराज होकर कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए तो उन्होंने क्या, एक ही बात कहेंगे कि कैसे भी करके आप जोधपुर पे आक्रमण कीजिए। तो क्या हुआ कि हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना जोधपुर आती है और मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। राजा चंद्रसेन वहां से भाग जाते हैं जोधपुर से। उसके बाद में जब 1570 में नागौर में जब दरबार लगा था उस समय राव चंद्रसेन वापस आते हैं दरबार में, लेकिन वहां पे इनके जो भाई हैं उदय सिंह वो वहां पे मिलते हैं। इस वजह से वह वापस दरबार से भी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से भाग के जब जाते हैं, ये भादरा जून में रहते हैं, भादरा जून से वापस जैसे ही नागौर दरबार में आते हैं, यहाँ से भी चले जाते हैं। तो क्या करता है, अब जो अकबर है बीकानेर के जो शासक राय सिंह है उसको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है। अब जब जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है और उसके साथ ही अकबर अपनी सेना राव चंद्रसेन के पीछे लगाता है। तो राव चंद्रसेन जैसे ही भादरा जून पहुंचता है तो अकबर अपनी सेना को कहाँ भेजता है, भादरा जून। इसको खबर लग जाती है तो वह भादरा जून से चंद्रसेन कहाँ चला जाता है, सोजत। जैसे ही सोजत जाता है शाही सेना भी कहाँ पहुंच जाती है, सोजत। तो यहां से चंद्रसेन सोजत से फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, सिवाना बाड़मेर। शाही सेना भी कहाँ पहुंच जाती है, सिवाना बाड़मेर। और उसके बाद राव चंद्रसेन सचियाई जो सारण की पहाड़ियां हैं पाली में, यहाँ पे पहुंच जाते हैं पहाड़ियों में। और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और यहीं पर इनकी चंद्रसेन की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। इस तरीके से इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा 1562 में तो ये शासक बनते हैं, 1564 में 2 साल बाद ही क्या करता है, अकबर इस पे अधिकार कर लेता है, जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, जोधपुर छोड़ के जाना पड़ता है। तो हमेशा ये पूरे जीवन काल में अपने कभी भी वापस अपनी राजधानी में
नहीं आ पाया, इसी वजह से कहा जाता है इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या भूला बिसरा राजा कहा जाता है, या विस्मृत नायक के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।